तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एलटी ग्रेड मेंस में आने वाले सवालों पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमारा पेपर बनता है और हमें मेंस की तरीके से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कट ऑफ भी मैंने आप सबको बता दिया था कि क्या कट ऑफ जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। दरअसल ये क्लास में लगाने के लिए कहा था, लेकिन किसी ने मेरी क्लास ही नहीं लगाई, तो हमने कहा कि चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो जितने भी साथी जुड़ गए हैं फटाफट वो बता दें कि आवाज़ जा रही, वीडियो चल रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एलटी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और जीआईसी पीजीटी की। इन सब में हमें मेंस की कॉपी लिखनी पड़ेगी। और हम मेंस की कॉपी कैसे लिखें? चलिए साथियों शुरू करते हैं। ये सभी जो कोर्सेज हैं इसमें मेंस को ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू करवा दी गई है। और अगर अभी आप इनमें से किसी भी एक कोर्स में प्रवेश लेते हैं, इवन आपने एलटी में भी प्रवेश ले लिया, तो जीआईसी पीजीटी छोड़ के आपको केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस की कक्षाएं भी मेंस के लिए मिल जाएंगी। आपने ईएमआरएस का लिया तो एनवीएस, केवीएस और एलटी भी मिल जाएगा। ये ऑफर 1 जनवरी तक के लिए है कि आप किसी भी कोर्स में अगर मेंस की क्लास लेते हैं तो बाकी कक्षाएं भी आपको मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की ये मेंस की कक्षा, और बहुत ही मजेदार अच्छी कक्षा होने वाली है। कुछ सवालों को आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सवाल आएंगे और उनका जवाब हमें किस तरह से लिखना है। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण रचनाकार की, जिनका नाम है मुक्तिबोध पर। ठीक है, तो मुक्तिबोध पर एक सवाल पहले देंगे आप सबको, और फिर उस सवाल का जवाब हम लोग लिखेंगे, किस तरह से उसका जवाब हमें तैयार करके लिखना है। ठीक है, चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए जितने साथी जुड़ चुके हैं, एक बार तो हाजिरी हो जाए आप सबकी। प्रगतिवादी जीवन मूल्यों में आस्था रखते हुए मुक्तिबोध प्रगतिवादी जीवन मूल्यों में आस्था, प्रगतिवादी जीवन मूल्यों में आस्था रखने वाले मुक्तिबोध लकीर के फकीर नहीं है, लकीर के फकीर नहीं है, और न ही अनुभवजन्य यथार्थों पर, और न ही अनुभव जन्य यथार्थों पर
अधिक यकीन रखते हैं, उनकी किसी कविता के आधार पर, स्पष्ट करें। यह आपका हो गया सवाल। सवाल क्या है कि प्रगतिवादी जीवन मूल्यों में आस्था रखने वाले मुक्तिबोध लकीर के फकीर नहीं है और ना ही अनुभवजन्य यथार्थों पर अधिक यकीन रखते हैं। उनकी किसी एक कविता के आधार पर आशय स्पष्ट करिए। तो चलिए पहले हम सवाल को समझ लेते हैं कि सवाल में भाई पूछा क्या गया है। ठीक है, सवाल में पूछा क्या गया है। तो प्रगतिवादी जीवन मूल्यों में आस्था रखने वाले मुक्तिबोध लकीर के फकीर नहीं हैं और न ही अनुभवजन्य यथार्थों पर अधिक यकीन रखते हैं। उनके किसी कविता के आधार पर स्पष्ट करिए। सवाल कैसा है? सवाल में 3-4 खंड पहले हम बनाए। प्रगतिवादी जीवन मूल्य क्या है, प्रगतिवादी जीवन मूल्यों में आस्था क्या है और मुक्तिबोध किस प्रकार उसके लकीर के फकीर नहीं है, और अनुभवजन्य यथार्थ क्या है, अनुभवजन्य यथार्थ पर वो किस प्रकार से अधिक यकीन नहीं रखते हैं, और ये पूरी बातें उनके हम किसी एक कविता के आधार पर स्पष्ट कैसे करेंगे। ये सवाल को हमने इतने भागों में तोड़ लिया। अब हम इस सवाल का जवाब लिखेंगे। तो पहले हम जब भूमिका में अपनी बात को स्पष्ट करना चाहेंगे तो भूमिका में हम क्या लिखेंगे कि जो मुक्तिबोध हैं उनकी कविता कैसी है और उनकी विचारधारा कैसी है। ये पूरी बातें हमको इसमें पहले ही स्पष्ट कर देनी पड़ेगी। मुक्तिबोध घोषित मार्क्सवादी कवि हैं। उनके यहां सिद्धांतों का प्रक्षेपण उनकी हर कविता में नजर आता है। सिद्धांतों का प्रक्षेपण है, मिलता है, जो उनकी हर कविता का, जो उनकी हर कविता के मूल में है, जो उनकी हर कविता के मूल में है। उनकी कविता अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस आदि में भी यह देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। उनका आत्मचेतस मन विश्वचेतस क्यों नहीं हो पा रहा
उनका आत्मचेतस मन विश्व चेतस क्यों नहीं हो पा रहा। यह वही भाव है जिसमें मार्क्स ने यह वही भाव है जिसे मार्क्स ने जिसमें मार्क्स ने मध्यवर्गीयों को बुद्धिजीवी का उत्तरदायित्व कहा है। मध्यवर्गी को बुद्धिजीवी का उत्तरदायित्व कहा है। तो यहां तक हमने देखा कि उनकी ब्रह्मराक्षस कविता और उनकी एक और कविता अंधेरे में, इसमें उनका जो स्वयं का मन है वो विश्व के मन के रूप में नहीं आ पाता है। अब बात आती है कि जब हम किसी विचारधारा में बन के कविता लिखते हैं तो हमारी कविता नीरस होने लगती है। इसी वजह से मुक्तिबोध जो हैं, किंतु मुक्तिबोध किसी विचारधारा के मुक्तिबोध किसी विचारधारा के लकीर के फकीर नहीं होते वे अपने अनुभवजन्य आकाश से, वे अपने अनुभव जन्य आकाश से विचारधारा की यांत्रिकता में संशोधन करते दिखाई पड़ते हैं। संशोधन करते दिखाई पड़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ब्रह्मराक्षस की समस्या में व्यक्तित्व की भावना का संप्रेषण करना। ब्रह्मराक्षस कविता में ब्रह्मराक्षस कविता की समस्या में
व्यक्तित्व का और उसकी भावना का संप्रेषण करना भावना का संप्रेषण करना इसका द्योतक है। मार्क्स के अनुसार व्यक्तित्व सामाजिक स्थितियों का उत्पाद मात्र है। मार्क्स के अनुसार व्यक्तित्व सामाजिक स्थितियों का उत्पाद मात्र है। किंतु ब्रह्म राक्षस में मुक्तिबोध सजल उर शिष्य, उनकी कविता का अंश है, सजल उर शिष्य के माध्यम से बताया है कि जिसमें व्यक्तित्व ही के माध्यम से बताया है कि जिसमें व्यक्तित्व ही नहीं है, जिसमें ही नहीं वह सामाजिक क्रांति को कुछ नहीं दे सकता, को कुछ नहीं दे सकता। मेरा उससे होता उन दिनों मिलन यदि, मेरा उससे होता उन दिनों मिलन यदि, तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर मैं व्यथा उसकी स्वयं जीकर मैं बताता उसे आंतरिकता का मूल्य, बताता उसे ये उनकी कविता का अंश है। इसी प्रकार सजल उस शिष्य के माध्यम से बताते हैं सजल उर शिष्य के माध्यम से बताते हैं कि आत्मचेतस का पूर्णतः विश्व चेतस में कि आत्मचेतस का पूर्णतया विश्व चेतस में
परिवर्तन संभव नहीं। संभव नहीं, कम से कम दशमलव बिंदुओं का तो आत्मचेतना बनी ही रहती है। कम से कम दशमलव बिंदुओं तक तो आत्मचेतना बनी ही रहती है। अब जो है मुक्तिबोध किस प्रकार के कवि हैं? इस प्रकार मुक्तिबोध घोर मार्क्सवादी चेतना में बंधे कवि नहीं हैं। बंधे कवि नहीं हैं। मुक्तिबोध फैंटेसी जैसे शिल्प द्वारा भी मुक्तिबोध फैंटेसी काव्य द्वारा भी प्राचीन मार्क्सवादी प्रगतिवादी विचारधारा की लकीर न पीटते हुए भी नजर आते हैं। मार्क्सवादी प्रगतिवादी विचारधारा की लकीर न पीटते नजर आते हैं। क्षमा करिएगा, आज का पहला क्वेश्चन काफी टफ रख दिया था, तो हो सकता है कि आप लोगों की कम समझ में आया हो। हाँ, इसको नोट करते जाइए, तब तो आपको कुछ मॉडल क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे और फिर अपने सामने आप बैठेंगे तो विचार करेंगे किस प्रकार से सवाल को तोड़ा गया है, किस प्रकार से जवाब को लिखना चाहिए। अगर इसी सवाल को आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, तभी तो हो पाएगा। तो कुल मिलाकर ये सवाल थोड़ा सा कठिन था। जब आप चीजों को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेंगे और फिर सवालों के उत्तर लिखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अरे ये तो मेरे मेंस थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगा मेरा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब छोटे सवाल लेते हैं जो शायद आपकी समझ में आ जाए, तो परेशानी आपको नहीं होगी। जैसे आपसे मान लीजिए सवाल टिप्पणी के रूप में पूछ लिया जाए कि देवनागरी लिपि सुधार के प्रयासों में काशी नागरी प्रचारणी सभा का योगदान लिखिए। देवनागरी लिपि के सुधार के प्रयासों में लिपि के सुधार के प्रयासों में
नागरी प्रचारिणी सभा काशी का योगदान लिखिए। अब ये सवाल जो है 125 शब्दों में लिखने के लिए आ सकता है। चलिए भाइयों, भूख लग गई थी तो हमने कहा थोड़ा सा कॉफी पी लेते हैं। तो अगर इस तरह का सवाल बनता है तो हमें किस तरह से जवाब देना है? देवनागरी लिपि के सुधार के प्रयासों में नागरी प्रचारिणी सभा काशी का योगदान लिखिए। तो बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शर्मा और ठाकुर शिव प्रसाद सिंह शर्मा ने 1893 में अब आपसे मैं बार बार एक सवाल पूछा हूं, आज जवाब दीजिए। मैंने एक बार बताया भी था क्लास में कि नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस विदेशी संस्था के तर्ज पर हुई है? नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना फटाफट बताइए, किस विदेशी संस्था के तर्ज पर हुई? मैंने एक बार बताया भी था सबको। तो एक ब्रिटिश एकेडमी है, उस ब्रिटिश एकेडमी के तर्ज पर, तो 1893 में एक ब्रिटिश एकेडमी के तर्ज पर काशी में हुई। अब भाषा एवं साहित्य के बहुआयामी योगदान के लिए इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना के पीछे हुई थी
तो बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव प्रसाद सिंह, रामचंद्र शर्मा ने 1893 ब्रिटिश एकेडमी के तर्ज पर काशी में भाषा एवं साहित्य के बहुआयामी योगदान के लिए इसकी स्थापना हुई। ठीक है, अब सीधे सीधे हम बात करेंगे किसका लिपि पर क्या योगदान रहा। लिपि पर योगदान 1945 में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। 1945 में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। इसके उद्देश्य क्या थे? तो इसने लिपि सुधार हेतु निम्न सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए? अब वो सुझाव देख लेते हैं। पहला, श्रीनिवास और गोरखनाथ के सुझावों को स्वीकार न किया जाए। श्रीनिवास एवं डॉक्टर गोरखनाथ के सुझावों को स्वीकार न किया जाए। एक ये बड़ा काम था। दूसरा, श्रीनिवास काशी का जो सुझाव था, सभी महाप्राण व्यंजनों को अल्पप्राण के नीचे श्रीनिवास का सुझाव था सभी महाप्राण व्यंजनों को अल्पप्राण के नीचे व्यंजनों को अल्पप्राण के नीचे एस लगाकर अल्पप्राण के नीचे एस लगाकर व्यक्त किया जाए। डॉक्टर गोरखनाथ का सुझाव मात्रा व्यवस्था को व्यंजन से अलग लिखा जाए। मात्रा व्यवस्था को व्यंजन से अलग लिखा जाए। कैसे लिखेंगे? उदाहरण के लिए रा नी, अगर इस तरह से लिखा जाएगा तो क्या होगा? तो ये उस समय बहुत ही वैज्ञानिक सोच थी कि भाई इसको कहा कि भाई मत लिखो, मना करवा दो,
चलिए, तो दूसरा जो सुझाव था कि भाई व्यंजन और स्वर अलग अलग लिखे जाएं, तो वो भी उन्होंने कह दिया। सभी व्यंजनों को खड़ी पाई मुक्त बनाने का सुझाव, ये पहला था। दूसरा, सभी व्यंजनों को खड़ी पाई मुक्त बनाने का सुझाव। अब खड़ी पाई मुक्त का मतलब क्या हुआ कि जैसे टा वर्ण है, तो टा वर्ण में आप देखें तो इसमें खड़ी पाई नहीं है, जबकि ख में खड़ी पाई हमको देखने के लिए मिलती है। तो यही सुझाव दिया गया कि भाई जो खड़ी पाई है उसको भी हटा दिया जाए। वर्ण खड़ी पाई जो है वो मुक्त न रहे। अर्ध व्यंजन दर्शाने के लिए अर्ध व्यंजन दर्शाने के लिए व्यंजनों की पाई को दर्शाने के लिए व्यंजनों की पाई को हटा देना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये पा है, तो पा का जब आधा करेंगे तो इतना बचेगा पा, यानी इसका जो डंडा है वो हट जाएगा। तीसरा, सभी स्वर ऊ चिन्ह से लिखे जाने चाहिए। सभी स्वर ऊ चिन्ह से लिखे जाने चाहिए और सभी स्वरों का समायोजन भी ऊ से करना चाहिए। जैसे ऊ छोटी की मात्रा या बड़ी ऊ की मात्रा, यानी जैसे आ की 12 खड़ी थी वैसे ऊ की 12 खड़ी होनी चाहिए। यह सुझाव स्वीकार नहीं किए गए। इस दृष्टिकोण से नागरिक प्रचारणी सभा काशी का योगदान महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आपने देखा, अगर सवाल इस तरह बने
ये टिप्पणी इस तरह से आ सकती है 125 शब्दों वाली। मान लीजिए एक टिप्पणी और आ जाए ऐसे ही, देवनागरी लिपि के मानकीकरण हेतु देवनागरी लिपि के मानकीकरण हेतु हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का योगदान बताइए। अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए, क्या उत्तर होगा? देवनागरी लिपि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना किस सन में हुई थी? फटाफट कमेंट करके बताएं। स्थापना में मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयासों से हुई। 20वीं शताब्दी में नागरी लिपि सुधार में इस संस्था का अद्वितीय स्थान है। 1913 अब हम सीधे सीधे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो हमने सुधार के प्रयास किए। क्या लिखेंगे? सुधार के प्रयास। सुधार के प्रयास सम्मेलन द्वारा 1935 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। नागरी लिपि सुधार, तो यहां पर ये उप समिति थी। उप समिति का गठन किया गया और
इसके सुझाव निम्नवत हैं। इसके सुझाव निम्नवत हैं। क्या क्या सुझाव हैं? पहला, आ की 12 खड़ी का प्रयोग। अब आ की 12 खड़ी कैसे थी? अ, आ, ई, इस तरीके से। धा और भा में धा, भा में गुजराती घुंडी का प्रयोग। जैसे धा और भा। इसी तरीके से संयुक्त स्वर में ऊपर नीचे स्वर लगाने की परंपरा। संयुक्त स्वर में संयुक्त व्यंजन में ऊपर नीचे स्वर लगाने की परंपरा की जगह हलंत का प्रयोग किया जाए। जैसे बद्ध का बद्ध, कबड्डी का कबड्डी। इस तरह से पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। जैसे गंगा को गंगा लिखा जाए। शिरोरेखा लेखन में न रहे किंतु मुद्रण में बनी रहे। शिरोरेखा लेखन में न रहे परंतु मुद्रण में बनी रहे। अभी जो शिरोरेखा है वो शिरोरेखा लेखन में न रहे, क्योंकि इससे लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो मुद्रण में बनी रहे यानी टाइपिंग में। मात्रा व्यवस्था में सुधार किया जाए। मात्रा व्यवस्था में सुधार किया जाए। जिन व्यंजनों में लिखने में द्वैतता की समस्या आती है जिन व्यंजनों को लिखने में द्वैतता की
समस्या आती है उन्हें सुधारा जाए। कंक्लूजन लिखेंगे। इस प्रकार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने काका कालेकर इस प्रकार हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने काका कालेकर, सेठ गोविंदास, महात्मा गांधी, मोहनदास, करमचंद गांधी, मदन मोहन मालवीय, विद्वानों के सहयोग से आदि विद्वानों के सहयोग से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम इस तरीके से इस उत्तर को लिख सकते हैं। आप इससे और भी बेहतर, इससे और अच्छा भी लिख सकते हैं। यानी अच्छा उत्तर मेंस राइटिंग में क्या होता है, मेंस राइटिंग में अच्छा उत्तर क्या होता है, यह इसका कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि अच्छे से अच्छा उत्तर भी लिखा जा सकता है, इससे अच्छा भी उत्तर लिखा जा सकता है। यह हमेशा बना रहेगा। ठीक है। अब मान लीजिए इसी तरह से एक सवाल और पूछ लिया जाए छोटे में कि भाषा और बोली में अंतर बताइए। क्या पूछ लिया जाए? भाषा और बोली में अंतर पर आपको एक टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए कि भाषा और बोली में अंतर पर एक टिप्पणी लिखिए। भाषा व बोली में अंतर करें तो हम पाते हैं कि यह अंतर भाषा व बोली में अंतर करें तो हम पाते हैं कि यह अंतर वस्तुतः भाषा वैज्ञानिक न होकर, यह अंतर भाषा वैज्ञानिक न होकर समाज भाषा वैज्ञानिक न होकर समाज वैज्ञानिक है। जब कोई बोली विभिन्न सामाजिक राजनीतिक कारणों से
जब कोई बोली सामाजिक राजनैतिक कारणों से अपनी अन्य बोलियों से उच्च स्थान प्राप्त कर लेती है, अपनी अन्य बोलियों से उच्च स्थान प्राप्त कर लेती है, तो वह भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती है, तो वह भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती है। उदाहरण के लिए आधुनिक काल में विभिन्न राजनीतिक कारकों व आधुनिक काल में विभिन्न राजनीतिक कारकों व नवजागरण के प्रभाव में विभिन्न राजनीतिक कारकों व नवजागरण के प्रभाव में खड़ी बोली भाषा, खड़ी बोली का प्रभाव में खड़ी बोली का भाषा के रूप में विकास हुआ। मुख्य अंतर भाषा में पहले बात करेंगे कि भाषा क्या है। मानक व परिष्कृत रूप होती है। निश्चित व्याकरण होता है। विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र होता है। विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र होता है। निश्चित लिपि होती है। और क्या क्या होता है इसमें, सारा एक बार में लिख लेते हैं। किस पे हम बात कर रहे हैं, भाषा पे। इसको शासकीय मान्यता प्राप्त होती है। प्रयोग का क्षेत्र विविध होता है। जैसे खेल, पत्रकारिता, शिक्षा आदि क्षेत्र।
वस्तुनिष्ठता अधिक होती है, वैज्ञानिक व तकनीकी विकास होता है, वैज्ञानिक व तकनीकी विकास होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे बोली पर। ये तो हमने भाषा पर इतनी बात कर लिया, बोली पर बात करेंगे। लेकिन आप जब लिखेंगे तो इस तरह से दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ भाषा और एक तरफ बोली, उसके सामने सामने लिखेंगे। स्थानीय व आंचलिक स्वरूप होता है, स्थानीय व आंचलिक स्वरूप होता है। व्याकरण इसका अनिश्चित है। सीमित स्थान पर इसका प्रयोग होता है। लिपि इसकी आवश्यक नहीं होती है कि इसकी मान लीजिए कोई लिपि हो ही। शासकीय मान्यता आवश्यक नहीं। स्थानीय व्यवहारों में प्रचलित होती है। ध्वनि आदि में आत्म निष्ठता होती है, उतना विकास नहीं हो पाता। वैज्ञानिक विकास नहीं होता। लोक साहित्य हो सकता है। इस प्रकार दोनों में मुख्य अंतर विकास के स्वरों का ही दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 3-4 सवाल सॉल्व किए और ये देखा कि किस तरीके से हम बेस्ट आंसर लिख सकते हैं। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि इससे भी अच्छा उत्तर लिखा जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल भी अगर इसका सही उत्तर लिखे तो उससे भी अच्छा उत्तर लिखा जा सकता है। नामवर सिंह अगर इसका उत्तर लिखे तो उससे भी अच्छा उत्तर लिखा जा सकता है। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में उससे भी अच्छा उत्तर लिखने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो इसलिए आप अपनी भाषा, अपनी शैली, अपने उदाहरण, अपने सेंस के आधार पर भी उत्तर लिखने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो कोई एक कोर्स लेने पर बाकी सारे कोर्स आपको फ्री मिल जाएंगे 1 जनवरी तक। कैसे मिल जाएंगे? आप हमें व्हाट्सएप कर लें 96 28 95 92 37 पर। अगर आप पहला निःशुल्क मॉडल पेपर लेना चाहें जिसमें 10 सवाल 125 शब्द वाले और 10 सवाल 200 शब्दों वाले हैं और यूपीएससी की कॉपी के साथ में, तो यूपीपीएससी की कॉपी कैसे मिलेगी?
पेपर कैसे मिलेगा, आंसर कैसे लिखना होगा, इसका मॉडल पेपर लगभग 57 पेज का है जो आपको निःशुल्क टेलीग्राम पर दिया जाएगा। टेलीग्राम से कैसे जुड़ सकते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहां से वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और कल आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।